तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। आरंभिक काल में वैज्ञानिक तत्वों को पूर्णतः धातु या अधातु होने के आधार पर वर्गीकृत करते थे। इस वर्गीकरण की अपनी सीमाएं थीं। सभी तत्व केवल 2 वर्गों में विभाजित थे। इस कारण धातुओं का समूह बहुत विशाल हो गया। कुछ तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण थे। उन्हें किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा सकता था। इसके कारण तत्वों के वर्गीकरण में किसी प्रतिरूप या नियमितता की पहचान और फिर वर्गीकरण की आवश्यकता बढ़ गई। डायबेराइनर के त्रिक। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगॉन्ग डायबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। डायबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम Ca 40, स्ट्रोंटियम Sr 88 एवं बेरियम Ba 137 के त्रिक में पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों के मध्य दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर है, यानी 40 जमा 137/2 बराबर 88 म्यू। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। डायबेराइनर के शोध ने दूसरे वैज्ञानिकों को भी तत्वों के वर्गीकरण के लिए प्रेरित किया। त्रिक ज्यादा उपयोगी नहीं थे क्योंकि वो एक साथ केवल 3 तत्वों को वर्गीकृत करते थे। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने खोज की कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। इसे अष्टक सिद्धांत कहा गया। इससे केवल कैल्शियम तक के तत्वों को इस क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता था, यद्यपि उस समय तक 60 से ज्यादा तत्व ज्ञात थे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी। रूसी रसायनज्ञ डिमित्री मेंडेलीव ने खोज की कि परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर आरोही क्रम में रखने पर तत्वों का क्रम आवर्ती होता है। 1869 में उन्होंने अपने प्रेक्षण को मेंडेलीव का आवर्त सिद्धांत में व्यक्त किया। उन्होंने ये खोज भी की कि प्रत्येक आवर्ती फलन एक निश्चित अंतराल के बाद खुद को दोहराता है। अतः आवर्त सिद्धांत के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्व का रासायनिक और भौतिक गुण एक अंतराल के बाद स्वयं को दोहराता है। आवर्त सिद्धांत के आधार पर तत्वों की व्यवस्थित सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडेलीव ने सभी तत्वों को उनके द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में एक क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया, जब तक कि उन्हें ऐसा तत्व नहीं मिल गया जिसका गुणधर्म पहले तत्व जैसा था। उन्होंने इस तत्व को पहले तत्व के नीचे लिखा और इस तरह तत्वों की दूसरी पंक्ति प्रारंभ की। इस तरह वो सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत करने में सफल रहे। परिणामतः वे पहली आवर्त सारणी बनाने में सफल रहे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आवर्त सारणी में व्यक्त क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में 1 से लेकर 7 तक कुल 7 आवर्त थे। किसी आवर्त विशेष के तत्व के गुण बाएं से दाएं ओर एक नियमित प्रकार प्रदर्शित करते थे। ऊर्ध्व स्तंभों को समूह कहते हैं। इन समूहों की संख्या
9 है और ये 1 से 8 तक तथा 0 के रूप में अंकित हैं। समूह 1 से 7 तक पुनः 2 उप समूहों ए और बी में विभाजित है। समूह 0 और 8 का कोई उप समूह नहीं होता है। किसी समूह विशेष के सभी तत्वों का रासायनिक गुणधर्म समान होता है। वे अपनी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाओं में एक खास प्रकार प्रदर्शित करते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं थीं, जो नीचे दी गई हैं। हाइड्रोजन को न तो क्षार धातुओं के साथ रखा जा सकता है, न ही हैलोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से समानता रखता है। एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। इसे ध्यान में रखने की जरूरत है और प्रत्येक को आवर्त सारणी में भिन्न स्थान देना चाहिए। हालांकि रासायनिक रूप से समान होने के कारण उन्हें एक ही स्थान दिया जाना था। कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया है, जैसे कि ऑर्गन 39.91 को पोटेशियम 39.1 से पहले रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में हेनरी मोजले नामक अंग्रेज भौतिकविद ने खोज की कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। न्यूट्रल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होती है। इससे आवर्त सारणी में परिवर्तन हुआ। आधुनिक आवर्त सिद्धांत के अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियां। संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। एक आवर्त में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। परमाणु साइज, घनत्व, गलनांक और क्वथनांक जैसे भौतिक गुण परमाणु साइज पर निर्भर होते हैं। परमाणु साइज की सही माप करना बहुत कठिन होता है। हालांकि परमाणु त्रिज्या परमाणु साइज को मापने में सहायता करती है। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। धातुओं का गुणधर्म विद्युत धनात्मकता है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने, धात्विक द्युति, मृदुता, आघात वर्धनीयता और विद्युत चालकत्व का गुणधर्म होता है। किसी तत्व की धात्विक गुणधर्म इस बात पर निर्भर होती है कि वो कितनी आयनन ऊर्जा उत्पन्न करती है। आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी, विद्युत धनात्मकता उतनी ही अधिक होगी और तत्व उतना ही अधिक धात्विक होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। सबसे अधिक प्रयुक्त आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ संस्करण है। आइए आवर्त सारणी की कुछ विशेषताओं को देखें। समूह। आवर्त सारणी में 18 स्तंभ हैं। इन स्तंभों को समूह कहते हैं। समूहों के सबसे बाएं तरफ तत्व क्षार तत्व हैं और सबसे दाएं तरफ नोबल गैसें हैं। समूह के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। आवर्त। आवर्त सारणी की 7 पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं। प्रत्येक आवर्त में एक नया कोश भरा जाता है। आवर्त संख्या उस कोश की भी संख्या होती है जिसका भरा जाना शुरू हुआ है। भौतिक गुणधर्म। अधातुएं।
आइए अब अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। भौतिक अवस्था। अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। गैस ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, द्रव ब्रोमीन व ठोस कार्बन। अनाघात वर्ध्य व अतन्य। अधातुएं भंगुर होती हैं तथा उनसे न तो तार बनाए जा सकते हैं और न ही उन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु ग्रेफाइट कार्बन एक अपवाद है, क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक है और इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। चमक न होना। अधातुओं में चमक नहीं होती और वे प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। इसका प्रयोग धातुओं की वायु, जल एवं अम्लों की अभिक्रियाओं की जानकारी का संक्षिप्तीकरण करने में किया जाता है। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? धातु के परमाणुओं के वाह्यतम कोश में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातु के परमाणुओं के वाह्यतम कोश में 4 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद। इस नियम के 2 अपवाद हैं, हाइड्रोजन तथा हीलियम। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाली धातुएं त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर धनावेश अर्जित करती हैं तथा अधातुएं स्वीकारे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन व ऋणावेश अर्जित करती हैं। जब धातु का कोई परमाणु 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अपने संयोजकता कोश से किसी अन्य अधातु परमाणु को देता है, जो कि उन इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार किए जाने की क्षमता रखता हो, तो उसे वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ये दोनों ही परमाणु एक निष्क्रिय गैस का ढांचा निर्मित करते हैं। किसी तत्व के परमाणु से अन्य तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आइए आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्मों पर दृष्टि डालते हैं। भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक कठोर ठोस होते हैं, क्योंकि धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के मध्य आकर्षण बल अत्यंत प्रबल होता है। ये यौगिक भंगुर होते हैं तथा दबाव डाले जाने पर टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील तथा विलायकों में अविलय होते हैं, जैसे पेट्रोल आदि। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में हों तो विद्युत संचालन नहीं करते, क्योंकि कठोर संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। किंतु आयनिक यौगिक जब गलित अवस्था में हों तो विद्युत चालकता संभव है, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इससे आयन स्वतंत्र रूप से गति करने तथा विद्युत संचालन करने लगते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं को जब उनके अयस्क से पृथक कर दिया जाता है तो वे अपनी अभिक्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं का वर्गीकरण विभिन्न समूहों में किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। सक्रियता श्रृंखला में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो धातुएं सक्रियता श्रृंखला में नीचे होती हैं
वे बहुत ही अनअभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड केवल गर्म करने से ही धातुओं में अपचयित हो जाते हैं। सक्रियता श्रृंखला के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो धातुएं सक्रियता श्रृंखला के मध्य में होती हैं, वे मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली होती हैं। ये धातुएं प्रकृति में सामान्यतः सल्फाइडों या कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं। ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना अधिक सरल है, इसलिए पहले इन धातुओं को उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त वायु की दृढ़ उपस्थिति में तापन के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। सीमित वायु की सुदृढ़ उपस्थिति में तापन के द्वारा कार्बोनेट अयस्कों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। सक्रियता श्रृंखला में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो धातुएं सक्रियता श्रृंखला में उच्च होती हैं, वे अति अभिक्रियाशील होती हैं तथा कार्बन के साथ गर्म किए जाने पर उनके यौगिकों से प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि वे धातुएं कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता रखती हैं। ये धातुएं विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। धातुओं की प्राप्ति, धातुओं एवं अयस्कों का निष्कर्षण। धरती धातुओं का सबसे बड़ा स्रोत है, तथापि सागर के जल में भी कुछ विलय लवण होते हैं। खनिज ऐसे तत्व अथवा यौगिक हैं जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहते हैं। कभी कभी खनिजों में धातु की प्रतिशतता बहुत अधिक होती है, उनसे इसे निष्कर्षित किया जा सकता है। ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। अयस्क वे अशुद्ध धातुएं हैं जिनमें बालू व पथरीले द्रव्य बड़ी मात्रा में होते हैं। अयस्कों की ये अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। अयस्कों से धातु निष्कर्षित करने से पूर्व इन अशुद्धियों को दूर करना होता है। जब अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो अयस्क सांद्र अवस्था में आ जाते हैं। अयस्कों की इस सांद्रता को अयस्कों का समृद्धिकरण भी कहते हैं। धातुओं का परिष्करण। अपचयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न धातुएं शुद्ध नहीं होती, उनमें अशुद्धियां बची रहती हैं, जिनको दूर किया जाना शुद्ध धातुएं प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित किए जाने पर एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं, जबकि अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। इन्हें एनोड मड कहते हैं। संक्षारण। रासायनिक रूप से सक्रिय धातुएं वायु में उपस्थित आर्द्रता के कारण संक्षारित हो जाती हैं। धातु की सतह पर जल की उपस्थिति में वायु में मौजूद ऑक्सीजन की प्रजारण अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरणार्थ लोहा व एल्यूमीनियम संक्षारित होते हैं, जबकि अनभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम एवं पारा संक्षारित नहीं होती। संक्षारण रोकने की 3 विधियां हैं। बलि विषयक सुरक्षा। इसमें अधिक अभिक्रियाशील संरक्षित होने वाली धातु को प्रचारित किया जाता है तथा संरक्षित हो चुकी धातु को अविकल छोड़ दिया जाता है।
मिश्रात्वन, इसमें जंग रहित अयस्क बनने के लिए धातु में कोई अन्य धातु मिला दी जाती है। यशद लेपन, इसमें धातु पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इसे गैल्वनीकरण भी कहा जाता है। यह परत विद्युत अपघटनीय निक्षेपण द्वारा बनाई जाती है।